नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं बेहद आम होती बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जोड़ों से जुड़ी ये बीमारी बढ़ती उम्र के साथ बेहद आम होती जाती है, जिसमें बड़े उम्र के लोगों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, ये क्यों होता है और ये हमें ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर गौरव संजय, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनाली जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप आम भाषा में किस तरह से इस बीमारी को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को बताएंगे और कितनी अलग ये दूसरे प्रकार की जो अर्थराइटिस होते हैं उनसे होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलना चाहें तो इसको अस्थि संधि शोथ बोलते हैं। अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझना चाहें इसका मतलब क्या है, तो ऑस्टियो मतलब बोन और आर्थराइटिस मतलब जोड़ का इन्फ्लेमेशन। जब हमारे जोड़ टाइम के साथ घिसने लगते हैं, इसी बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर ये बीमारी बहुत आम होती जा रही है। तो क्या वजह हम मानते हैं, क्यों बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी कॉमन होती जाती है और लगभग सभी को अपनी चपेट में लेती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली है, ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है और हर बुज़ुर्ग आदमी को ये आर्थराइटिस होना ही होना है। कुछ समय फ़र्क हो सकता है कि 5 साल पहले आपको हो, 10 साल बाद आपको हो, लेकिन हर जो बंदा बुज़ुर्ग हो रहा है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होना ही होना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, किस प्रकार की कमी शरीर में होती है जो कहीं ना कहीं इस बीमारी को आगे एक ह्यूमन बॉडी में बढ़ावा देती है? जैसे मैंने आपको बताइए, एज रिलेटेड आर्थराइटिस है और हमारे जो जोड़ हैं, जो साइनोवियल जॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, जैसे जैसे जो भी दो सरफेसेस के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है, ये फिज़िक्स का लॉ है, तो उसमें वियर एंड टियर होना ही होना है। अब आप देखिए कि भगवान ने या हमें कितने बढ़िया जोड़ दिए हैं कि 60, 70, 80 साल तक हम इन्हीं जोड़ों को अच्छे तरीके से इनके साथ हम चल फिर पाते हैं। और आज के समय पर कोई भी गाड़ी महंगी से महंगी हो, वो 50-60 साल तक नहीं चल सकती है। तो जिन जोड़ों में भी या जिन सर्फेसेस में भी अगर फ्रिक्शन है, उनमें वेयर एंड टेयर होना ही होना है। और हमारे जो घुटने हैं, कूल्हे हैं, ये भी उसके अंदर आ जाते हैं और टाइम के साथ ये ख़राब होने लगते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की अगर बात करें तो कैसे हमें पता चलता है कि हम इस बीमारी की कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं, हमें बीमारी हो रही है? तो कब हमें ऐसा लगे, किन किन चीज़ों से हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये हम इस बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो तो दर्द ही है। तो अधिकतर टाइम पे जो भी मरीज़ होता है वो ये बताता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं चलने लगती हूँ तो अब मुझे दर्द होने लगता है। कुछ लोग डिस्टेंस बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं 2 किलोमीटर तो चल लेती हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है मेरे को दर्द होने लगता है। सीढ़ियों पर चढ़ने में डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिक्कत होती है। पहले तो मैं पालथी भी मार लेती थी, अब मैं पालथी नहीं मार पाती हूँ। उखड़ू बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो यही अधिकतर जो सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा सूजन भी होती है, जो जोड़ों में सूजन आने लगती है। कभी कभार थोड़ा सा फिसल जाता है मरीज़, उसके बाद कहता है डॉक्टर साहब ये तो घुटना बहुत ज़्यादा सूज गया है। एक्सरे जब कराते हैं और उसमें देखा जाता है कि इन पेशेंट्स में जोड़ जो हैं वो घिसने लगे हैं, तो मरीज़ अधिकतर टाइम पर बोलता है, अरे डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हो जोड़ घिस गए, एक ही दिन में घिस गए हैं क्या? लेकिन जब चोट लग जाती है तो बस एक वो इंसाइटिंग फैक्टर होता है जिसके वजह से मरीज़ को दिखता है कि हाँ, अब शायद मेरे जोड़ों में चोट लगने की वजह से अब ये दर्द बढ़ गया है। और जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या फिर आपके जोड़ जो हैं माता जी घिसने लगे हैं, अब इसमें इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जोड़ की बात कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ये कौन से शरीर के कौन से जोड़ को प्रभावित करता है? अगर हम ये देखें और स्टैटिस्टिक्स देखें तो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। और इस पर जो रिसर्च की गई है, ये देखा गया है, ये पाया गया है कि ये हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज़्यादा क्यों कॉमन है। तो ये पाया गया है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सब
ज़मीन से ही जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, अगर हम लोग लेटते हैं, ज़मीन पर लेटते हैं, उसके बाद उठना है, तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये कॉमन नहीं है। वो अधिकतर टाइम पे बेड पर सोएंगे, चेयर पर बैठेंगे, गाड़ी जो है वो भी 90 डिग्री, सारी जो एक्टिविटीज़ है उनकी चेयर लेवल एक्टिविटीज़ हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने जॉइंट्स को कम दबाव देते हैं या स्ट्रेस उन पर कम देते हैं। एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती है उन लोगों के लिए। और जैसे अगर हम अपनी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में देखें, तो खेत खलिहान में लोगों को काम करना पड़ता है, उखड़ू बैठते हैं, पालथी मारते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। इनफैक्ट फीमेल्स में रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, नीचे पालथी मार के भगवान के लिए पूजा करनी है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमें ज़मीन पर उखड़ू बैठ के और पालथी मार के ही करनी पड़ती है। तो ये ज़्यादा कॉमन साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और कॉकेशियंस या फिर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन में अगर देखें तो वहाँ पर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी कॉमन है। जी, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर भारत की बात करें तो मामले नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के देखने को ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब कोई इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट आपके पास आता है तो शुरुआत में किस तरह की जांच आप लोग करते हैं जिससे डायग्नोज होता है कि हाँ वाकई इसको अर्थराइटिस है और उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है? तो किस तरह से आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जाँच किस प्रकार से आगे चलती है? जी, जो सबसे आम जांच हम करते हैं मरीज़ को देखने के बाद, परीक्षण करने के बाद, फिज़िकली एग्जामिन करने के बाद उनसे पूछते हैं आपको दर्द कहाँ होता है, घुटने छू के देखेंगे कि वो बताएंगे हाँ बस यहीं पर दर्द होता है डॉक्टर साहब। अधिकतर टाइम पे मीडियल जॉइंट स्पेस या अंदर की तरफ जहाँ पर हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पर इन पेशेंट्स को दर्द होता है। अधिकतर मरीज़ ये सूजन के साथ भी आते हैं, और जब इन जोड़ों को हम परीक्षण करते हैं तो देखा जाता है कि जोड़ कट करते हैं। मरीज़ कहते हैं हाँ मेरे जोड़ मेरे से बात भी करते हैं डॉक्टर साहब, जब सीधा करते हैं तो जोड़ कट करते हैं। फिर जो सबसे पहले हम जांच कराते हैं वो एक्सरे होता है। एक्सरे जो होता है वो हम खड़े होके स्टैंडिंग एपी व्यू कराते हैं। इसके अलावा लैटरल व्यू और स्काईलाइन व्यू भी होते हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारा जो घुटने का जोड़ है वो 3 हड्डियों से बना होता है। एक तो हमारे डिस्टल एंड फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है, नीचे जो टांग की हड्डी होती है इसको टिबिया कहते हैं, प्रॉक्सिमल नर्व टिबिया, और ऊपर की जो ढकनी होती है जिसको हम पटेला कहते हैं। तो ये 3 हड्डियाँ जो हैं ये हमारे घुटने के जोड़ को बनाती है। और एक्सरे के माध्यम से जब हम इनको देखते हैं तो देखते हैं इनका जो जॉइंट स्पेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अधिकतर टाइम पे मीडियल जॉइंट स्पेस होता है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन लेट स्टेज में तीनों ही मीडियल, लैटरल और पटेलोफीमोरल जॉइंट जो होता है वो ग्रसित हो जाता है, और उसमें जो गैप होता है वो कम हो जाता है। अधिकतर मरीज़ यही बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पिछले डॉक्टर ने बताया गैप कम हो गया। तो गैप कम बेसिकली जब उनके जॉइंट स्पेस कम हो जाती है तो इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो जांच हमें ज़रूरत पड़ सकती है कुछ केसेस में वो खून की जांच हो सकती है, क्योंकि कई बारी कुछ आर्थराइटिस जो हैं जैसे यूरिक एसिड आर्थ्रोपैथी में भी अगर जोड़ ख़राब होने लगते हैं तो उस स्थिति में हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें ये जोड़ जो हैं अर्ली एज पर ख़राब हो सकते हैं। बहुत रेयर इंसिडेंट्स में हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ इनमें डिजेनरेटिव मेनिस्कल टियर भी हो जाते हैं, लेकिन वो इतना आम नहीं है। एक्सरे जो होते हैं वो अधिकतर टाइम पे ये हमें कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बता देते हैं कि इन मरीज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सरे से ही काफ़ी पिक्चर साफ हो जाती है कि मरीज़ की स्थिति क्या है। डॉक्टर साहब, जब कहीं ना कहीं डायग्नोसिस हो जाता है और आप लोग कंफर्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर इलाज आगे किस प्रकार किया जाता है, किस तरह से दवाइयों की शुरुआत होती है और कितना लंबा इसका ट्रीटमेंट अगर कहें तो चलता है? जी, अधिकतर टाइम पे शुरुआत में मरीज़ों को दवाइयाँ ही दी जाती हैं। दवाइयाँ भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम सबसे सिंपल टैबलेट जो पैरासीटामोल होती है वो वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं। हमारे देश में इतनी कॉमनली नहीं प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन जो दूसरी किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है या फिर कुछ गोलियाँ आती हैं जिसमें हमें ट्रामाडोल होता है। ये सब दर्द की गोलियाँ होती हैं जो हम मरीज़ों को देते हैं दर्द कम करने के लिए। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ आती हैं जो कि कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव होती है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज और प्रोटेक्शन तो उसको बचाने के लिए होती हैं, तो जिसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है और डाइसरिन की टैबलेट्स आती हैं जिससे हमारे शरीर की जो कार्टिलेज है उस पर इन पे एक्शन होता है ताकि ये ज़्यादा जल्दी से ग्रसित ना हो, या फिर आम भाषा में जो हम बोलते हैं कि कार्टिलेज को बचाने का, और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारे जोड़ों में होता है उसको बढ़ाने के लिए
ये दवाइयाँ दी जाती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ दी जाती हैं, कितना लंबा ये कोर्स चलता है, और क्या दवाइयों से 100% रिकवरी पॉसिबल होती है, या फिर उसके बाद सर्जरी का भी विकल्प रहता है? और ऐसे में कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर फिर आपको और आगे जाकर दूसरे विकल्पों की तलाश करनी पड़ती है? देखिए, शुरुआत में तो दवाइयाँ ही दी जाती हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट जब सबसे पहली बारी आता है उसकी आशा भी यही होती है कि दवाई से ठीक हो जाए। तो अर्ली स्टेजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम पेशेंट्स को मेडिकली ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया है कि दवाइयाँ जो हैं ये सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ होती है। दवाई आपने खाई 6-8 घंटे तक उसका असर रहा, उसके बाद उसका जब असर कम हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें दर्द फिर से होने लगता है। तो जब दर्द की दवाइयाँ जब आपको काम करना बंद कर जाती हैं तो फिर ऑपरेशन और इसके बीच में हम कई बारी इन पेशेंट्स को सप्लीमेंटेशन देते हैं इंजेक्शंस का। तो इसमें इंट्रा आर्टिकुलर या जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल साइनोवियल फ्लूइड भी डालते हैं, और अधिकतर टाइम पे कुछ सिलेक्टेड मरीज़ों में ये उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कंपनी वगैरह बताते हैं जो लोग कि 6 महीने से साल भर तक एक इंजेक्शन से इन मरीज़ों को आराम मिल सकता है। लेकिन जैसा आपको पता है कि उसी गाड़ी को हम चलाए जा रहे हैं, समय के साथ बहुत रिपेयर हो गई है, और टाइम के साथ जब ये जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो 2 किस्म के इसमें ऑपरेशन हैं जो कि किए जाते हैं। एक तो है रीअलाइनमेंट का ऑपरेशन, जिसमें हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम के एक ऑपरेशन है जो करते हैं। ये एक जोड़ के बाहर का एक ऑपरेशन होता है जिसमें जो टेढ़े घुटने होते हैं उनको हम सीधा करते हैं, और इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि जो हमारे शरीर की नॉर्मल मैकेनिकल एक्सिस है, जो कि कूल्हे के बीच, घुटने के बीच और एंकल के बीच में होनी चाहिए, और जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के वजह से अंदर की तरफ आ जाती है अधिकतर टाइम पे, तो आप ये मान के चलिए अलाइनमेंट ख़राब हो गया घुटनों का, क्योंकि लोग टेढ़ा कहीं ना कहीं चलने लग जाते हैं। हमने देखा है कई पैर टेढ़े भी, उनके पैर ही टेढ़े हो जाते हैं, धनुष जैसे उनके पैर अधिकतर टाइम पर हो जाते हैं, बोइंग हो जाती है। और जब हम इस अलाइनमेंट को करेक्ट कर देते हैं ऑपरेशन द्वारा, तो अधिकतर मरीज़ों को दर्द में राहत आ जाती है, और काफ़ी हद तक ये, क्योंकि ये रिपेयर का ऑपरेशन है, तो 5 से 10 से 15 साल तक इन मरीज़ों को जो लास्ट स्टेज सर्जरी जिसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसकी शायद कई बार इन पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बहुत सफल ऑपरेशन है सिलेक्टेड पेशेंट्स में, और बहुत अच्छा है हमारे पॉपुलेशन में, जिसमें आपने देखा होगा मरीज़ अधिकतर बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, बिना पालथी मारे और बिना उखड़ू मारे तो मेरा काम ही नहीं चल सकता। और जैसे हम आगे बात करेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट जो कि सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लिए, उसके लिए भी, उसमें भी कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी पर बात करते हैं डॉक्टर साहब की बहुत केसेस में हमने सुना है कि नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, तो ये पूरी चीज़ क्या है और कितना जटिल ये ऑपरेशन होता है, कितना आगे चलकर पेशेंट के लिए जो उसकी पहले की ऑपरेशन के पहले की ज़िंदगी और बाद की जो जीवन है उस पर कितना फ़र्क आता है? बिल्कुल, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, इसने वैसे रेवोल्यूशनलाइज करा है हमारे घुटनों के दर्द को और उसके उपचार में जो हम सर्जरी कर रहे हैं। और वेस्टर्न पॉपुलेशन में ये बहुत आम सर्जरी है। अगर मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑलमोस्ट 6 लाख ऑपरेशन घुटनों के होते हैं साल भर में। इंडिया में आज के समय पर 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख ऑपरेशन पूरे कंट्री में होते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो हाँ, इंडिया कैचअप तो कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? लोगों में डर है इसके प्रति? दोनों ही है। एक तो डर है कि हमने घुटने का ऑपरेशन कराएंगे, क्या हम फिर से चल पाएंगे, ठीक है। दूसरा है वेस्टर्न पॉपुलेशन में अधिकतर टाइम पे ये पाया गया है कि पेशेंट्स जो हैं ये अर्ली स्टेज पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो डिमांड्स है वो बहुत डिफरेंट है। वेस्टर्न पॉपुलेशन में जैसे हमने पहले भी बात की है, चेयर लेवल एक्टिविटीज़ ही जो होती हैं जिससे उनका पूरा दिनचर्या निकल जाता है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में जिसमें उनमें उखड़ू बैठना और पालथी मारना बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप सोचिए कोई पेशेंट बाथरूम ही नहीं जा पा रहा है और वो पूरी ज़िंदगी भर उसने उखड़ू बैठ के ही बाथरूम यूज़ किया है, तो उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस स्थिति में हम लोग इन पेशेंट्स को रीअलाइनमेंट का ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं,
लेकिन कुछ कुछ जैसे आज मॉडर्न पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग चेयर लेवल एक्टिविटीज़ से भी काम चला रहे हैं, तो टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट एक अच्छा ऑपरेशन है। और इसमें रिपीटेटिव हमने देखा गया कि इफ़ द सर्जरी इज़ डन वेल या सर्जरी बहुत अच्छी की जाती है तो रिप्रोड्यूसिबल रिज़ल्ट्स हैं। और इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि हम टोटल नी रिप्लेसमेंट में सारी सर्फेसेस जो होती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। तो आप मान के चलिए गाड़ी का टायर ही चेंज कर दिया है, जब गाड़ी का टायर ही चेंज कर दिया जाए, नया आपने टायर लगा दिया है, तो गाड़ी स्मूथली चलने लगती है। तो इसी हिसाब से हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट में भी जो नी कैप है और जो दो लोअर एंड ऑफ फीमर और लोअर एंड ऑफ टिबिया की जो सर्फेसेस है उनको बदल देते हैं, और पेशेंट जो है फिर नए जोड़ों के साथ अपना आगे काम करना शुरू करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब नी रिप्लेसमेंट होती है तो कितना यानी कि आगे कितना लंबा इस रिप्लेसमेंट से एक व्यक्ति चल पाता है, कितना सरवाइव कर पाता है आगे तक? बिल्कुल। तो देखिए, ये तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कई बार पेशेंट्स भी भूल जाते हैं। वो ये है कि अकेले नी रिप्लेसमेंट एक नॉर्मल पेशेंट जिसको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जो कि आज के समय पर बहुत कॉमन नहीं है। आपने देखा होगा हर दूसरा बंदा जो कि 60 साल के ऊपर है उसको या तो डायबिटीज़ की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, मोटापा है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशन के प्रोग्नोसिस को भी ऑल्टर करती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायबिटिक हो और आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा रहे हो तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में वैसे भी ज़्यादा होते हैं। और जब हम इतने बड़े बड़े लोहे के इम्प्लांट्स डालते हैं तो इन्फेक्शन एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है टोटल नी रिप्लेसमेंट में स्पेशली, जो कि जिससे डॉक्टर भी डरते हैं और मेरे ख्याल से मरीज़ भी बहुत डरते हैं, क्योंकि एक बारी जब आपके जोड़ टोटली मतलब आपके टोटल नी रिप्लेसमेंट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को ट्रीट करना, स्पेशली आप डायबिटिक हो और ना भी डायबिटिक हो तो भी, क्योंकि सर्फेसेस एक बारी निकल चुके हैं। अब फिर आखिरी में इन पेशेंट में सिर्फ फ्यूजन का ही एक इलाज रह जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कई बार इन पेशेंट्स को इलाज करने के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इम्प्लांट्स की आपने बात करी, तो कितना लॉन्ग लास्टिंग ये होते हैं, और जब इनकी कहीं ना कहीं वैलिडिटी समाप्त होती है तो उसके बाद किस तरह का प्रोसेस होता है? बिल्कुल। जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है तो डेटा बताता है कि 90% ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट इफ़ दे आर डन वेल, या मेरा कहने का मतलब है टेक्निकली अगर वो अच्छे करे गए हैं तो 15 से 20 साल वो चलते हैं। 15 से 20 साल के बाद इनमें क्या प्रॉब्लम आती है वो है कि इसमें इम्प्लांट लूजनिंग होने लगती है। तो आप ये सोचिए कि हम कोई चीज़ चल रहे हैं धीरे धीरे करके जो बोन और इम्प्लांट्स के बीच में जो सरफेस होती है उसमें माइक्रो मोशन होता है। माइक्रो मोशन होने की वजह से धीरे धीरे ये ढीले होने लगते हैं, और इन दोनों जोड़ों के बीच में एक प्लास्टिक इंसर्ट होता है जो कि पॉलीइथाइलिन से बना होता है, और टाइम के साथ क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शन होता है तो वो भी धीरे धीरे वियर ऑफ एंड वियर एंड टियर ऑफ होने लगता है। तो इन पेशेंट्स में रिविजन नी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है 15 से 20 साल के बाद, और जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली कहूँ कंडीशन अप्लाई, ये डिपेंड करता है कि आपने जोड़ कितने अच्छे तरीके से उनका केयर किया है, कितना आपने उनको यूज़ किया है। इस सब पर डिपेंड करता है कि आपकी नी रिप्लेसमेंट की लॉन्जिविटी जो है वो कितना साल चलेगी, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी सर्जरी या फिर जो फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट है वो किस उम्र पर किया गया है। अब आप सोचिए किसी का 60 या 70 साल पर किया गया है, और अगर हम स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स देखें 20 साल तक चलता है, तो यूजुअली 90 साल तक आप मान के चलो कि ये एक लाइफ टाइम की बात है कि यू विल नॉट नीड अनदर ऑपरेशन। बट इन केस कुछ और दिक्कत आती है तो देयर आर केसेस जब आपको रिविजन की सर्जरी आपको करानी पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब एक बार नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो क्या सामान्य गतिविधियां उसके बाद शुरू हो जाती हैं, और कितना वक्त लगता है नॉर्मल की, क्योंकि जिसकी कल्पना करके एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता होगा कि मेरी अगर नी रिप्लेस हो जाए तो मैं वापस से पहले जैसे जो काम नहीं कर पाता था कर सकूं, तो कितना नॉर्मल एक एक्टिविटी करने में टाइम लगता है उसके बाद? बिल्कुल। यूजुअली आज के समय पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे आपको खड़ा किया जा सकता है। खड़ा किया जा सकता का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से चलना फिरना शुरू करो,
रीज़न उसमें कई सारे होते हैं। ये है कि कुछ पेशेंट सिलेक्टेड ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साथ में इनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है या कोई और भी दिक्कत है, तो एटलीस्ट सर्जन्स के लिए हम ये वेट करते हैं ऑलमोस्ट कि 2 वीक्स तक, जबकि इनके टाँके हटते हैं, तो तब तक वूंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक सर्जन है वो इस चीज़ से घबराता है कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट इतनी एक्सपेंसिव सर्जरी, बड़ी सर्जरी करी, और अगर बाय चांस इसमें कुछ इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया, 1 दिन से लेकर यूजुअली 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ आने में। और जैसे आपने कहा कि हर पेशेंट्स की अपनी डिमांड है कि वो क्या करना चाहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो वापस रनिंग पर जाना है, गोल्फ खेलना है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप चलने फिरने की बात करें तो यूजुअली 2 to 6 वीक्स ऐसे जो एक हीलिंग टाइम होता है। पेशेंट को वॉकर के सहारे हम इन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चल फिर सकते हैं। घुटना मोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि स्टिफ नी आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इस दौरान हम पेशेंट्स को बोलते हैं जब आप घर जाएं तो फिज़ियोथेरेपी ज़रूर खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, और नहीं तो घुटना आपको मोड़ना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जोड़ में स्टिफनेस आ जाएगी और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब, एक बार आपकी जब नी रिप्लेसमेंट हो जाए और आप हील भी हो चुके हों, तो लॉन्ग रन में आप ठीक रहें, उसके लिए किस तरह का, थोड़ा बहुत तो लाइफ चेंज होती होगी उसके बाद, ऑपरेशन के बाद, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? हम लोग पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आप वो एक्टिविटीज़ कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। टोटल नी रिप्लेसमेंट आपने कराया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो ये हम कोई भी ऑपरेशन है, ये इलेक्टिव ऑपरेशंस होते हैं एंड दे आर टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप मान के चलो कि अब जो बंदा 60-10 साल का हो गया है, पेशेंट की डिमांड्स कैसी होती हैं, अरे डॉक्टर साहब मेरा तो बस इतना मन है कि मैं मॉर्निंग वॉक पर चले जाया करूँ। तो आप ये सब चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। पेशेंट्स को अधिकतर टाइम पर हम ये बोलते हैं विगरस एक्टिविटीज़ जो हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद स्क्वाटिंग और क्रॉस लेग सिटिंग या फिर उकड़ू बैठना और पालथी मारना वर्जित नहीं होता है, क्योंकि उसमें इम्प्लांट की डिज़ाइन ऐसी होती है जो कि उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। तो इन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप उकड़ू और पालथी मत मारिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। हमने बहुत लोगों में देखा है कि जब कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस जब डिटेक्ट होता है तो बहुत लोगों में ऐसा होता है कि नहीं, हमें काम करते रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए ताकि हमारे जो घुटने हैं वो ठीक रहे। तो किस तरह की सलाह आप हमारे उन जो दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं जॉइंट्स की बीमारी से ग्रसित हैं उनको देना चाहेंगे कि अगर आपकी हड्डियों में या खासकर जॉइंट्स में दर्द है तो क्या चीज़ें डेली लाइफ में करने से आपको बचना चाहिए? कई लोग मसाज करते रहते हैं, तो क्या ये चीज़ें ठीक है? बिल्कुल, कुछ लेवल तक सही भी हैं, कुछ लेवल तक नहीं भी सही हैं। हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, वो ये कहते हैं अरे डॉक्टर साहब मेरे को तो इतना दर्द होता है, क्या मैं मॉर्निंग वॉक कर सकती हूँ? तो उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आप ये देखिए, दर्द में आप कैसे मॉर्निंग वॉक कर पाओगे जब जोड़ों में इतना दर्द है। और पेन जो है ये एक सिम्टम है हम लोग को बोलने के लिए कि आप थोड़ा सा ना ठहरिए या रुकिए, कि शरीर उस चीज़ को नहीं ले पा रहा है। तो पेशेंट्स को हम ये ज़रूर बोलते हैं कि देखो, हर बंदा मोबिलिटी, वॉकिंग एंड बीइंग मोबाइल इज़ लाइफ। अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो मुझे लगता है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हर आदमी चलना फिरना चाहता है, लेकिन हम इन पेशेंट्स को ज़रूर बोलते हैं कि आप उतना एक्टिविटी कीजिए जितना आपसे बनता है। आपको ना ही अपने दोस्त को दिखाना है, ना ही अपने पड़ोसी को दिखाना है कि मैं 5 किलोमीटर चल सकती हूँ, मैं 2 किलोमीटर चल सकती हूँ। जितना आपसे बने उतना कीजिए। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप क्रॉस लेग सिटिंग या फिर उकड़ू बैठना, पालथी मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना, जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना आप करो, क्योंकि इन मूवमेंट्स में स्पेशली जॉइंट्स पर एक्सर्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और अधिकतर टाइम पे ये पेशेंट्स ये जो मूवमेंट्स हैं कर भी नहीं पाते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहते हैं, क्या उनको भी आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो सकती है? ये बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इनको रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर या बार बार हम उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उन जोड़ों को, तो डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में ये हमारे जोड़ों को स्ट्रॉन्ग भी कर देते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिनमें हमें बहुत रफली, आप देखो जंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग बहुत ऊंचाई से जंप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्टिलेज होती है उस पर माइक्रो लेवल पर टीयर्स होते जाते हैं और ये जोड़ जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल।
और डॉक्टर साहब चलते चलते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को सुझाव दें कि किस तरह की लाइफस्टाइल, किस तरह की दिनचर्या हमारी होनी चाहिए कि जब हम उस एज में आए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम बच सकें, और साथ ही उन लोगों को भी आप क्या एडवाइस करेंगे जिनको वाकई ये बीमारी है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं वो पहली बात तो ये है कि वज़न जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने वज़न को नियंत्रित करके रख सकते हैं या बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर हम उसको नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि कोई जोड़ है वो ख़राब हो रखा है, उस पर हमने 100 किलो और डाल रखा है तो वो जोड़ और जल्दी ख़राब होगा। दूसरा है डायबिटीज़, जो एक ऐसी जिसको आपने सुना होगा लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम इससे अवॉइड हो सकते हैं या इससे हम बच सकते हैं ड्यू टू लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में जोड़ और जल्दी या एक्सेलरेटेड तरीके से ख़राब होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। ऑब्वियसली एजिंग को तो कोई आज तक डिले नहीं कर पाया, ना ही साइंस इस चीज़ को रोक पाई है, लेकिन हाँ, इन चीज़ों से अगर हम बच सकते हैं तो ये कुछ एक ऐसे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं। और जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के समय पर एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ या डिसऑर्डर है, और इसके लिए हम दवाइयाँ, इंजेक्शन और ऑपरेशन द्वारा इलाज करवा सकते हैं, और ये सफल इलाज है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि अरे दवाई खाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे डॉक्टर साहब दर्द की दवाई तो नहीं खाऊँ। क्यों नहीं खाओगे? अरे हमने सुना है किडनी ख़राब हो जाएगी। तो आप सोचो कि दर्द में भी रह के हाइपरटेंशन से मरना अच्छा है, या फिर आप सोचिए कि 2 दवाई, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने 4-5 गोलियां खाई और आपकी किडनी ख़राब हो जाए। ये बहुत कॉमन है, तो और मैं आई थिंक आपके शो के माध्यम से बताना भी चाहूँगा, 10-15 गोली से कोई भी किसी की किडनी इतनी आसानी से फेल नहीं होती है। तो दर्द जो है उसको कोई भी बंदा दर्द के साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है, तो आई थिंक मेडिसिन जो हैं वो एक अच्छा और सस्ता उपचार है इस रोग के लिए, जो कि हम ले सकते हैं। और बॉडी का हमें पता चलने लगता है कि कई बार होता है एक गोली आप लेते हो, 1-2 दिन आपके काम चल जाता है, तो व्हाट कैन यू डू, आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरा है सर्जरी। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है और आप सर्जिकली मोटिवेटेड हैं तो बहुत अच्छे ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया हाई टिबियल ऑस्टियोटमी और टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये सफल ऑपरेशन है। आप ज़रूर एक क्वालिफाइड और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जिन्होंने ये काफ़ी सारे ऑपरेशन कर रखे हैं, और देखिए उनके खुद के मरीज़ों का फॉलोअप देखिए। उनको बोले डॉक्टर साहब आप बताइए जिन मरीज़ों ने आपसे ऑपरेशन कराया है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, तो आप वो बताएंगे, आपको रिजल्ट देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कोई मरीज़ आपको झूठ बोलेगा कि मेरा ऑपरेशन ख़राब हुआ है और आपको सजेस्ट करेगा। बिल्कुल। और सबसे पहले जब भी सिम्टम्स दिखें डॉक्टर के पास ज़रूर बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ये बस हम यही सोचते रहते हैं, आपने पट्टी बांध ली और डॉक्टर के पास नहीं गए, तो कई बार ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सोनाली जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव संजय जी, जिन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर बेहद अहम जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।